हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल, वापस आ गए हम। हैं सर, लाजवाब हैं सर, फर्स्ट क्लास हैं। पहली क्लास हमने करी मैनेजमेंट की, उसके इंट्रोडक्शन की, उसकी मीनिंग की, उसके फीचर्स की। ओके, सो आई होप जो कंटेंट हमने समझा पहले चैप्टर में वो प्रॉपरली आप लोगों को पूरे तरीके से क्लियर हुआ है। उसमें कोई भी डाउट, कोई भी आपकी क्वेरी रही है तो वो भी आपने टाइमली पूरी करी है। ओके, हालांकि इजी टॉपिक था हमारा। अब आगे आ जाते हैं। मैनेजमेंट जैसे डेफिनेशन हमने बेसिक समझ ली कि एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। दो वर्ड सर, एफिशिएंटली और आपका इफेक्टिवली। ठीक है, ये हमने दो मेन वर्ड उसके सीखे थे। डायनामिक, परवेसिव, ये हमने फीचर्स में कुछ नई नई चीजें समझी थी। अब हेडिंग पर हम आ जाते हैं और वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। वो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? कि भाई सीधी सी बात है, अगर हम मैनेजमेंट को लागू कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी स्कूल हो, एक छोटी सी क्रिकेट टीम हो या एक बड़ी कंपनी हो, वहां पर अगर हम मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये चीज लाई जा रही है। तो देखो, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सुना सुना वर्ड कि भाई सबका साथ, और बोलो बोलो हाँ सर, यस बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। ओके, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाता है हमारे हमारे किसका, मैनेजमेंट का। क्लियर? सबका साथ सबका विकास में यही तीन चीजें आ गई सर। एक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल, इसको इकोनॉमिक भी कह देते हैं, इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। एक आ जाता है हमारा सोशल, और एक आ जाता है हमारा पर्सनल। ओके, इन तीनों का मतलब क्या है, कैसे ये ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए, ध्यान दो। देखो, एक कंपनी है, ये कंपनी है, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये चार लोग हैं, इन चार लोगों ने मिलकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी जो है शुरू करी है। ठीक है, तो ये इनकी कंपनी हो गई, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इन्होंने क्या करा भाई, ऑब्वियसली ये चार तो सारे काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्होंने हायर करे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं ये यहां पर काम कर रहे हैं। क्लियर? साथ ही ये सामान बनाते हैं, सर्विस वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हैं। जो इनके बाहर आसपास का एनवायरनमेंट है, कहने का मतलब जो सोसाइटी है, ठीक है, साइंस का डायग्राम सा लग रहा है कुछ, है ना, कुछ पता नहीं क्या बैक्टीरिया बैक्टीरिया बना दिया मैंने। क्लियर? ये सामान बनाते हैं और अपने आसपास की इन सराउंडिंग्स में जो है इन चीजों को बेचते हैं। क्लियर? इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है भाई। एक और कुछ चार पांच लोगों ने काम, कंपनी बनाई, काम शुरू करा, लोगों को हायर करा, काम करवाया, चीजें बनवाई और उनको बाहर बेचा। बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। अब ऑब्वियसली यहां पर तीन प्रकार के लोग हैं दोस्तों, यहां पर तीन प्रकार के लोग हैं। एक तो ये चार लोग, एक तो ये चार लोग जिन्होंने जिन्होंने ऑब्वियसली ये कंपनी शुरू करी थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जिसकी, उसके जो ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर? साथ ही जो उनके आसपास की सोसाइटी है, जो उनके आसपास की सोसाइटी है, उनको लेकर मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनको लेकर मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। वो क्या होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। और ये जो यहां पर इतने सारे लोग अंदर काम कर रहे हैं, इनको लेकर भी इनको लेकर भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके बारे में भी सोचना है। तो इनके लिए जो ऑब्जेक्टिव तय होते हैं उनको बोला जाता है आपका, यस एग्जैक्टली, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जाता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो तीन कैटेगरी क्लियर हो गई। ऑर्गेनाइजेशनल, जिनकी कंपनी है, जिनकी वो संस्था है, जिनकी वो ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल, सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, आसपास के लोग। एंड यस, पर्सनल, जो लोग वहां पे खुद काम कर रहे हैं। क्लियर? जैसे हमने फीचर्स को याद करने के लिए एक बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट बनाया था, सिंपल सा, गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी, ऐसे ही मैंने इन तीनों के लिए भी एक शॉर्टकट बड़ा प्यारा तैयार करा हुआ है। एंड व्हाट इज दैट? एंड व्हाट इज दैट? ऑर्गेनाइजेशनल का बिल्कुल सिंपल, वो है जीपीएस। वो क्या है? जीपीएस। सर जीपीएस तो सुना हुआ वर्ड है ना हमारा, भाई हमारे फोन में होता है लोकेशन को पता लगाने के लिए, जीपीएस। सोशल की बात करें तो सोशल में मैंने बनाया हुआ है MEA। MEA आपको फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए MEA की। MEA हमारी
इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, जैसे आपका रक्षा विभाग होता है, डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही बजट के लिए आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही MEA होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये देश विदेश के जो आपके जो संबंध होते हैं उनको रिलेटेड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो मालूम होना चाहिए हमें जनरल नॉलेज के लिए। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एंड पर्सनल के लिए मैंने बनाया हुआ है एक फिश, ठीक है भाई, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये GPS MEA फिश, बड़ी आसानी से याद हो गए। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो गए, ये समझ लो, ये याद है, बाकी सब याद है। सर इनका मीनिंग, हाँ जी ध्यान देंगे दोस्तों। यहां पर सबसे पहले बताता हूं आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। GPS है, इसका उल्टा कर देंगे हम, SP और G, ठीक है, उल्टा कर देंगे। S से है आपका सर्वाइवल, P से है आपका प्रॉफिट, G से है आपका ग्रोथ, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। पहले चलो इन तीनों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के आपके तीन ऑब्जेक्टिव, तीन फर्दर पार्ट, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखो आप कहीं दूर मत जाओ, कहीं दूर मत जाओ, आप अपने ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। कि कल को मान लो आप एक अपना पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हो किसी भी चीज का, कि भाई मान लो आपको ये पेन जो है वो बनाने हैं और बेचने हैं, ओके, पेन जो है वो बनाने हैं और बेचने हैं। आपने इसकी छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा प्लांट जो है वो स्टैब्लिश करा, ओके। अब आपने पैसा लगा दिया है, मशीनें आ गई हैं, लेबर भी आ गई हैं, काम हो रहा है, और सीधी सी बात है पेन बन रहे हैं। अब अगला जो स्टेप है आपका वो मेजर यही होगा कि भाई ये पेन जो है मार्केट में बिकना शुरू हो। आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजोगे, दुकान पर जाकर वो बातें करेंगे, आप अपनी छोटी मोटी एडवर्टीजमेंट भी करवाओगे, पेन को बेचना शुरू करोगे, ओके। व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज योर फर्स्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एज एन आपने जो फैक्ट्री स्टार्ट कर, उसका क्या होना चाहिए कि बस कल पेन सेल हो जाएं, उसके बाद मैं एक लंबी सी गाड़ी, एक महंगी सी मोटर बाइक, एक बड़ा सा बंगला खरीद लूंगा, कल ही खरीद लूंगा, कल सेल हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। वी ऑल नो कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को चलने के लिए, उस साइकिल को लाइन पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा समय हमें उसको देना पड़ेगा। सो नतीजा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, द प्राइम ऑब्जेक्टिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, जो एक कंपनी का बनता है, जो भी एक बिजनेस का बनता है, वो ये कि मैं पहले सरवाइव कर जाऊं, मैं पहले सरवाइव कर जाऊं। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव कि भाई मैं एटलीस्ट इतना रेवेन्यू कमा लूं, मैं इतना रेवेन्यू कमा लूं कि वो मेरी कॉस्ट तो कवर कर जाए, जो पैसा मेरी जेब से लगा है एटलीस्ट वो कवर हो। तो सबसे पहले द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी मैनेजमेंट इज कि भैया यहां पहुंच तो गए हैं, तो पहले थोड़ा चलना सीखते हैं, माहौल को समझते हैं, टिकना सीखते हैं, सर्वाइवल करना सीखते हैं। सो वेरी वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? सर्वाइवल। सेकंड इज प्रॉफिट। ठीक है भाई, चलना सीख लिया, चलना सीख लिया, टिकना सीख लिया, अब धीरे धीरे दौड़ना भी सीखो। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है सर्वाइवल के बाद, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। कि भाई ठीक है, हम समझ गए, प्रणाली समझ गए, कॉस्टिंग हमें समझ आ गई, मार्केट में क्या प्राइस चलना चाहिए, हम अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, तो चलो जरा मुनाफा कमाया जाए। और फिर अगला टारगेट आता है कि हम अपनी कॉस्ट तो हमने कवर कर ली, अब अपने लिए कुछ प्रॉफिट जो है वो जनरेट करा जाए। और ऑब्वियसली प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होगी? जब आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा होगा, रेवेन्यू सेल रिसीट्स ज्यादा होगा, किससे? कॉस्ट से। एंड सीधी सी बात है, हमने यहां पर चलना भी सीख लिया, यहां पे टिकना भी सीख लिया, थोड़ा थोड़ा अब दौड़ना भी सीख गए हैं, तो अब जरा स्पीड को बढ़ाएं। एंड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये बेसिकली होता है रिलेटेड न्यू प्रोडक्ट से। कैसे? न्यू ब्रांच से। भाई पहले हमारी एक जगह शॉप थी, चलो एक जगह और खोलो, क्लियर, एक जगह और खोलो, दूसरे सोसाइटी में एक और खोलो, दैट इज व्हाट? ग्रोथ। उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ। पहले एक नगर में था, फिर दूसरे नगर में, फिर तीसरे नगर में, ग्रोथ। पहले हम सिर्फ ये पेन बनाते थे, फिर हमने सोचा चलो ये मार्कर भी बनाकर, मतलब हाइलाइटर भी बनाकर बेचा जाए, चलो कैलकुलेटर भी बनाकर बेचा जाए, चलो और तो कुछ यहाँ रखा नहीं, ये बॉक्स वगैरह, रिमोट, चश्मे वश्मे के, ठीक है, ये भी बनाकर बेचे जाएं। दैट इज व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। दैट इज व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन।
तो जैसे हम देखते हैं ना अमूल में, मदर डेयरी में, जो हमारी दूध की कंपनियां हैं, तो पहले क्या भाई, ठीक है, इनका स्टार्टिंग क्या था कि भाई दूध से इनके छोटे लेवल पे काम शुरू हुआ, दूध बेचकर ये अपनी अर्निंग कर रहे थे, दैट इज सर्वाइवल। फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपनी सेल बढ़ाई, मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करी, प्रॉफिट। फिर क्या, ये एक शहर से दूसरे शहर में गए, अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोली, अपने अलग अलग प्लांट बनाए, ग्रोथ। पहले दूध में काम करते थे, फिर घी भी आ गया, फिर बटर भी आ गया, फिर आइसक्रीम भी आ गई, दैट इज व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। ओके। और ऑब्वियसली इन चारों लोगों को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। शुरू करा, ठीक है भाई, पहले टिक गए, अब दौड़ना शुरू, अब स्पीड बढ़ाना शुरू, पहले प्रॉफिट कमाएंगे, फिर ब्रांचेस खोलेंगे। सो दीज आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का नाम दिया जाता है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब जरा बात करते हैं सोशल, MEA पर आ जाते हैं। MEA, MEA, और बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। M से है मेथड्स, E से है एम्प्लॉयमेंट, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया है ना, और ये है आपका एमिनिटीज। क्या आपका एमिनिटीज, 3 पॉइंट, मेथड्स, एम्प्लॉयमेंट एंड एमिनिटीज। होता क्या समझे, पहले मैं M की बात कर रहा हूं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। आप जो है प्रोडक्ट बना रहे हो, ये पेन की बात हमने करी, या किसी की कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, या कुछ शूज बनाने की, कुछ भी मान लीजिए कंपनी है। अब कंपनी बन रही है, मशीन उन्होंने लगा ली, मशीन जो है जी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन कर रही है, फटाफट अपना प्रोडक्ट जो है बना देती है, मार्केट में जाके बिक जाता है वगैरह, चल रहा है। बट जो मशीन है यार, वो धुआं बहुत छोड़ती है, क्लियर। उसका जो वेस्टेज निकलता है वो केमिकल बहुत हजार्डियस है, वो नालियों में जाके मिल रहा है, ग्राउंड वाटर से मिल रहा है, नदी में मिल रहा है, पानी को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहा है। आपकी जो गार्बेज निकल के आ रही है, जो गंदगी निकल के आ रही है फैक्ट्री से, वो अपना रिसाइकल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। अब ठीक है, देखो यहां पर क्या है, अब सोशल वर्ड इसीलिए दिया गया है, सोशल ऑब्जेक्टिव इसीलिए बोला गया है कि खाली अपने बारे में आप नहीं सोच सकते हो, आपको अपने आसपास सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। भाई ये सोसाइटी कौन है, यही तो आपका सामान खरीद रही है, इसी सोसाइटी ने तो आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया है। कल को यही सोसाइटी खराब हो जाएगी तो आज का प्रॉफिट तो कमा लोगे, तो भाई सीधी सी बात है, कल क्या करोगे हैं। आज का रविवार तुम्हें बढ़िया लग रहा है, लेकिन कल के सोमवार के बारे में तुम नहीं सोच रहे हो, समझ रहे हो। तो वही चीज, मेन्स या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। भाई मशीनें ज्यादा धुआं ना करें, जो वेस्टेज हो रही है वो आपकी रिसाइकिल जल्दी हो सके, ठीक है। भाई हर तरह की टेक्नोलॉजी अब आ गई है, पॉल्यूशन कम करने वाली मशीन आप लगाइए, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा होगी, कोई बात नहीं, बट एनवायरनमेंट पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज जो सोशल के अंदर निकल के आती है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई जो भी कुछ हम मशीन्स लगा रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो मेथड्स ऐसे हों जिसका सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स जो हैं वो होने चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। अगला वाला तो सिंपल भाई, एम्प्लॉयमेंट, टारगेट ही यही है? आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पहला टारगेट यही है कि भाई क्यों खोली गई। आज आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो लॉस में चल रही है, कई सालों से लॉस में चल रही है, लॉस मेकिंग है, फिर भी बंद नहीं हो रही, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बंद नहीं होने दे रही, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि कोई बात नहीं, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको जो डोनेशन है वो देंगे, आप चलाओ। क्यों? द रीजन बीइंग कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। अरे भाई अगर ऐसे कंपनी बंद होने लग गई या एम्प्लॉयमेंट ना दें तो लोगों के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पहुंचेगी, तो कैसे काम चलेगा? जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, उनकी इनकम नहीं, उनकी इनकम नहीं तो कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन नहीं तो इन कंपनीज का, इनके जैसी हजारों कंपनीज का सामान कौन खरीदेगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट, और वैसे भी यार हमारी कंट्री में तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हम सारा काम मशीनों से नहीं करवा सकते, हमें इन लोगों के बारे में ध्यान रखना है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम डेवलप कर सकें। क्लियर जी, बहुत जरूरी। अगला आता है एमिनिटीज। ओके, ये एक तरह से अगर हम बात करें सोशल वर्क, ये क्या है? सोशल वर्क। सोसाइटी से हमने लिया है क्या? पैसा, प्रॉफिट, तो सोसाइटी को बदले में कुछ दो, क्या? कुछ बेनिफिट्स, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ,
ठीक है, आपके जो आसपास कुछ और गवर्नमेंट क्या नाम है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है या आपका क्या नाम है सड़क वगैरह है, उनमें डोनेशन देकर उनको ठीक बनवाओ, उनको मेंटेन करो। ये सब क्या है, ये सब होते हैं आपकी एमिनिटीज। कि भाई आपका आपका रिश्ता सिर्फ इतना नहीं कि सामान बनाया बेचा पैसे ले, नहीं, उस सोसाइटी के बारे में भी सोचो। ठीक है, आपका कुछ सोशल वर्क बनता है, स्कूल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये सब सोशल बेनिफिट्स के अंदर आता है। क्लियर जी? तो आई होप दोनों क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन भी क्लियर, सोशल भी क्लियर। हाँ जी, आओ जी लास्ट पे आते हैं। फिश, फिश इसका मैंने बनाया। फिश में FI एक साथ है, इसलिए मैंने छोटा लिखा था ये, S और आपका था H। FI इज फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल नीड। S इज सोशल नीड। सर सोशल तो यहां पर आ गया था, नहीं, ये सोसाइटी बाहर वाले की बात कर रहे थे, ये जो एस था ये बाहर वाली सोसाइटी। सोशल नीड जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी अपनी सोशल नीड्स है, क्या अभी बताता हूं। एंड H इज व्हाट, हायर लेवल, हायर लेवल नीड्स। आप किसी कंपनी में काम करने जाओ, अभी तो खैर हम पढ़ाई कर रहे हैं सर, अभी पढ़ाई कर लो, जब कुछ टाइम बाद कंपनी में मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब आपकी लगे, आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, सबसे पहला टारगेट क्या होता है? कंपनी में हम गए, इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हो गए, व्हाट इज द प्राइम टारगेट? सबसे पहला टारगेट भैया पैसा कितना मिलेगा रे हमको, ठीक है, पैसा कितना दे रहे हो भाई, तो सबसे पहली तो फाइनेंशियल नीड होती है। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज कि हम अपने एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें। और इसका सिंपल सा हिसाब किताब है कि उन्हें एक फेयर रेट, उन्हें एक फेयर, ना ज्यादा ना कम, एक फेयर रेट ऑफ वेज, सैलरी जो भी उनको दिया जाता है वो मिले। ना तो ये कि उन्हें हम बहुत ज्यादा भी नहीं दे रहे, उनकी कार्य क्षमता से ज्यादा भी ना दें, ठीक है, और जो काम वो कर रहे हैं उसकी क्षमता से कम भी ना उनको मिले। फेयर वेज हमें देनी बहुत जरूरी है, टाइमली बेसिस पर, सैलरी हो, उनका बोनस हो, उनकी वेज हो, अलाउंसेस हो, कुछ भी हो, सबसे पहली नीड ये पूरी करो। फाइनेंशियल नीड के बाद उनकी सोशल नीड का पूरा होना बहुत जरूरी है। सोशल नीड इज व्हाट, अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। क्या? एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। बैठा दिया, ठीक है, कुर्सी पे, अरे पंखा चल नहीं रहा है, लाइट ढंग से है नहीं, काम करने को दे दिया है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में वाईफाई ढंग से कनेक्ट हो नहीं पा रहा, उधर से ये गाली दे रहा है, इधर से ये गाली दे रहा है, माहौल ऐसे कोई मन लगता है क्या काम में? हाँ, ओके, एक आदमी ग्रुप बना लिया, मतलब क्या नाम है, 10-12 लोग हैं, जो मालिक है वो 3-4 के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, कुछ के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये गलत बात है, दैट्स नॉट टू बी डन। तो सोशल नीड यही कहती है कि उन्हें एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ठीक है, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो है वो काम करने के लिए मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट सोशल नीड। ओके, एंड द लास्ट इज व्हाट, हायर लेवल नीड। ठीक है, एक आदमी को भाई सीधी सी बात है अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत बढ़िया, वो खुश है, मालिक जो है रिस्पेक्ट दे रहा है, बातों को मान रहा है, बाकी इंप्लॉयज भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है काम करने के लिए, मजा आ रहा है, ठीक है, अच्छा भाई अगली कौन सी, अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब तो और कुछ नहीं चाहिए? नहीं सर, अभी भी कुछ चाहिए, क्या? हायर लेवल नीड चाहिए। अरे प्रमोशन के चांसेस, अरे रिकॉग्निशन के चांसेस, पहचान कि भाई ये लीडर है, ठीक है, इसको प्रमोशन देंगे, इसको दूसरी ब्रांच का हेड बनाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी एक तरह से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये अपॉर्चुनिटीज भी टाइमली बेसिस पर हमें अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करानी चाहिए। ये पूरा चक्कर अगर, ये पूरा बॉक्स, ये पूरा टारगेट अगर ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है तो सीधी सी बात, उसके अपने टारगेट्स बहुत अच्छे तरीके से अचीव होते हैं, अच्छा प्रॉफिट वो कमाती है, एक वेल मेंटेन्ड कंपनी, एक वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन में वो कन्वर्ट होती है। क्लियर जी? तो बिल्कुल आसानी से याद हो गया भाई, शॉर्टकट जीपीएस, एमईए, फिश। अरे क्या बात है सर, आज ही खाएंगे, मतलब खाना वाने का हिसाब तुम अपना देखो, बट हमने यहाँ पे शॉर्टकट जो है तैयार कर ली। आइए इनका जो कंटेंट है अब जरा वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल नीड की, इकोनॉमिक नीड की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, जैसा कि हमने बोला कि अपने जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना
और पहला टारगेट क्या, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर दैट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग एनएफ रेवेन्यू, राइट, एनएफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, कि भैया अपने कॉस्ट कवर हो जाए। मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है भैया कुछ प्रॉफिट भी कमाए, विच इज एन इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये प्रॉफिट बहुत जरूरी चीज है अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए, रिस्क कवर करने के लिए। इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, अरे भाई बिजनेस जो है चल रहा है, या आप बिजनेस शुरू करा आपने, 1 साल हो गया, अजी पैसा कितना लगाया जी, 5 लाख लगाया, कमाया कितना 5 लाख पहले साल में, चल ठीक है पहले साल में तूने सर्वाइवल करा। दूसरे साल में कितना पैसा लगाया 8 लाख, कमाया कितना 8 लाख, चल कोई बात नहीं 2 साल हो गए, ठीक है। तीसरे साल में कितना लगाया 12 लाख, कमाया कितना 12 लाख। अबे तू पागल हो गया भाई, 3-4 साल हो गए, इतना कंटिन्यूड बिजनेस हो गया, कब तक खाली कॉस्ट कवरेज पे रहते रहोगे भैया, कुछ ऊपर कमा लो, कुछ ऊपर इंसेंटिव, ऊपर बेनिफिट कमा लो, ठीक है। उस प्रॉफिट को उस बेनिफिट को हम क्या कहते हैं, उस इंसेंटिव क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। भाई प्रॉफिट आने लगेगा तभी लोग कहेंगे कि हाँ कंपनी ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए प्रॉफिट जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ जाता है। ग्रोथ की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि लॉन्ग रन में, लंबे टाइम तक आपका यही टारगेट है कि आप क्या करो, अपनी ब्रांचेस बढ़ाओ, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग एरिया में बेचो, ठीक है। तो ग्रोथ जो है बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे से अच्छे लेवल तक आप अपने बिजनेस को ले जाओ। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 2 चीजें, एक तो जैसे मैंने बताया सेल टर्नओवर, ठीक है, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये 2 चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर, आप अलग अलग शहरों में जाके ब्रांचेस खोल रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो सेल टर्नओवर, सेल आपकी बढ़ रही है। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अमूल का एग्जांपल हमने लिया, पहले दूध पे थे, फिर अपना घी पर, बटर पर, आइसक्रीम पर आ गए, तो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। इसके अलावा हम कैसे कहेंगे ग्रोथ हो रही है, जब काम करने वाले लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले 10 लोग थे, तब 10 से काम नहीं चल रहा, 40 आ गए, 40 से काम नहीं चल रहा, 100 आ गए, तो मतलब क्या है, काम बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। एंड यस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी, हालांकि ये 2 मेन है, पहले वाले आप इनको ध्यान रखेंगे, सिंपल भी होते हैं ये। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी, पैसा कितना लग रहा है कंपनी में। पहले हमने एक मशीन लगाई 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख इज आवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, तो यार 2 मशीन और लगेंगी, 10 लाख रुपए और लगाओ, और बढ़ी 5 मशीन और लगेंगी, 25 लाख रुपए और लगाओ। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ आपकी बढ़ रही है एक पर्टिकुलर कंपनी की। गॉट इट। चलिए जी सोशल पर आ जाते हैं। सोशल हमने ऑलरेडी डिस्कस करा बड़ी आसानी से कि भाई पहला क्या, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये वर्ड आ गया। हमारे जो मेथड्स हैं वो होने चाहिए, हाँ, एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटी, स्कूल, क्रैच टू एम्प्लॉइज, इसमें हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज भी आ गया, ठीक है, ये सब पॉइंट। एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो मेन है ही, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। एंड पर्सनल नीड जो मैंने बात करी कि भाई लोग जो काम करने आ रहे हैं आपको, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना। कैसे, उनकी फाइनेंशियल नीड, उनको टाइमली सैलरी, उनकी पर्क्स मतलब जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी वेजेस वगैरह एक फेयर वेज रेट पर, एक फेयर रेट पर उनको देना। साथ ही सोशल नीड क्या, पीयर रिकॉग्निशन एंड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, ये आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। पीयर रिकॉग्निशन इज वही पहचान कि भाई हाँ ये अच्छे एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं, एक ग्रुप इनका बना हुआ है, कोऑर्डिनेट करके सबसे चल रहे हैं, दैट इज पीयर रिकॉग्निशन। एंड हायर लेवल ऑफ नीड सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हमारा प्रमोशन, लीडरशिप, ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। ओके सो दोस्तों, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। ये हमने बात करी किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। शॉर्टकट सिंपल सा। सो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए हैं। ओके जी, चलिए अब अगली हेडिंग की तरफ आते हैं। तो मैनेजमेंट हम पढ़ तो रहे हैं, मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ रहे हैं, क्लियर कंटेंट हम समझ रहे हैं, धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है, बारीकी में जा रहे हैं।
लेकिन कई बारी क्या होता है, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग रीडर्स मैनेजमेंट को कई और फंक्शंस के साथ मिले जुले व्यवहार के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना एक साइंस के जैसा है, मैनेजमेंट जो है ना वो आर्ट के जैसा है, मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के जैसा है। क्लियर? तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो यहां पर हेडिंग हम ये पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन प्रोफेशन। कैसे? आइए जरा समझते हैं। देखो, सबसे पहली हेडिंग हम आज पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या साइंस होती है। तो देखो, मैनेजमेंट साइंस होती तो नहीं है ऑब्वियसली, मैनेजमेंट इज कि भाई साइंस में वो हमने धरती गोल है, वो घूम रही इस स्पीड से, केमिकल जो है मिला दिए, धुआं उठ गया, ये सब नहीं, काटा पीटी बायोलॉजी में हमने कर दी, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो एक पैटर्न, जो थ्योरीज, जो एप्लीकेशंस, ठीक है, हम साइंस में अप्लाई करते हैं, जो साइंस में हम एक अपना मेथड, एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है, मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। ओके, तो इसीलिए मैनेजमेंट को एज अ साइंस बोला जाता है। मैनेजमेंट इज अ साइंस नहीं बोल रहे, मैनेजमेंट इज अ साइंस नहीं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्लियर? कि वहां के मैनेज साइंस के कई सारे फंक्शंस, कई सारे पॉइंट, कई सारी मेथडोलॉजीज हमें मैनेजमेंट में देखने को मिलती हैं। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। जब हम साइंस की बात करते हैं, जो हमने पढ़ा, अब तो हाथ जोड़ दिए, नमस्ते बोल दी उसको हमने, ठीक है, 10th के बाद ही, के बाद बहुत हुआ हमारा तुम्हारा साथ, टाटा बाय बाय, हम अपना कॉमर्स ले रहे हैं और बढ़िया प्रोफेशनल बनेंगे, है ना, तो 10th में छोड़ दी। बट अगर हम ध्यान दे दोस्तों, तो हमने एक तो फिजिक्स, हमने केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट पढ़े थे, है ना भाई, यही 3 होते हैं। मैंने भी नमस्ते कर दी थी 10th में, नंबर अच्छे आए थे, ऐसी बात नहीं है, पर हमें भैया कॉमर्स से प्यार था तो हम कॉमर्स में आ गए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 हमने मेन सब्जेक्ट पढ़े थे, राइट। जब इन 3 सब्जेक्ट की डिस्कशन होती थी, हम पढ़ते थे, तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। फिजिक्स में एक हम चीज पढ़ते थे, हमारे यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा कि भाई वो अपना सन है, सन के चारों तरफ वो प्लेनेट जो हैं, 9 प्लेनेट हमारे चक्कर काट रहे हैं, 9 नहीं, अब तो सॉरी 8 ही रह गए, वो प्लूटो तो साइड कर दिया उसको कि भैया तू बेकार साइड हो, तू हट, तेरा बिहेवियर ही पता नहीं चलता, तो अब तो 8 ही रह गए, हमारी धरती उनमें से एक है ना। तो ये हमने पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिवर्स कि भाई ये स्पीड, इतने दिन रात वगैरह, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सब इसी का पार्ट होता है। केमिस्ट्री में वही अपना लोचा लफंगा सारा कुछ, भाई ये केमिकल उठाया, ये उठाया, इसमें डाला, धुआं उठ गया, अब बड़े परेशान हो गए, मतलब समझ ही नहीं आया कि इसमें कितना पानी मिलाना है कभी, तो इसलिए मना ही कर दी, भाई हमसे ना हो पाएगा। तो केमिस्ट्री में वो बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, है ना, यही करते थे। बायो में हमने अपने शरीर के बारे में, हमने प्लांट्स के शरीर के बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में, कैसे काम होता है, कैसे खाना खाया गया पेट तक, प्रोसेस पूरा, खून की धमनियां, हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, कभी चूहा काटो, कभी ये काटो, पता नहीं क्या क्या काटो, ये सब चलता रहता था। क्लियर? ये 3 चीज सब्जेक्ट पढ़ते थे और ये मेन हमने इसमें डिस्कशन करी। ओके, सो ये दोस्तों, ये वो याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैनेजमेंट एज अ साइंस हम बोल रहे हैं, फिजिक्स से हमें क्या वर्ड याद रखना, यूनिवर्स, तो ये ऑब्वियसली वर्ड हमें यहां पर देगा, ये वर्ड हमें यहां पर देगा, यस, यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मीनिंग क्या भी बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या बताता हूं अभी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट करा करते थे, तो उससे हमें ये मिल जाएगा कि प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर? और यहां पर क्या, बायो में बॉडी वर्ड, सो इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये 3 पॉइंट जो हमें एक्सप्लेन करने हैं, जो समझने हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर, आसानी से हमें याद हो जाएंगे, बड़ी बारीकी से, बड़े प्यार से याद हो जाएंगे। क्लियर जी? सबसे पहला पॉइंट आओ समझते हैं, मैं यही समझाता हूं, यहां पे बाद में देखेंगे, पहले इसी को समझते हैं, पहले वाले को। फिजिक्स इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी? अरे सर क्या वर्ड बता रहे हो यार, यूनिवर्सल वैलिडिटी, वी ऑलरेडी नो इट। अच्छा कैसे? अरे सर लास्ट क्लास में आपने तो बताया, द वर्ड इज परवेसिव, यहां यूनिवर्सल वैलिडिटी बोल रहा है, हम परवेसिव बोल रहे हैं, तात्पर्य तो एक है, कंसेप्ट तो एक ही है,
बिल्कुल सही। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी कंसेप्ट, जो भी चीज, जो भी बिहेवियर, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के अंदर, अभी नहीं पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे, आगे चल के हमारा एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर वो प्लानिंग आएगा, प्लानिंग के प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिजाइन होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सिलेबस हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के, ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, प्रोसेस के जो फंक्शन है, उनका बिहेवियर दोस्तों, ये यूनिवर्सली हर जगह, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्कूल में, हर इंडिविजुअल के लिए वैलिड है, गलत नहीं है। ठीक है भाई, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जैसे मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस है। इंडिया की कंपनी में ये वाला प्रोसेस यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस से जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा कि भाई पहले कंट्रोलिंग कर देंगे, फिर डायरेक्टिंग कर देंगे, फिर स्टाफिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, है ऐसा थोड़ी ना होता है, फालतू की बात। जो प्रोसेस है वो ही रहेगा। हैं भाई, अफ्रीका गए, वहां पहले स्टाफिंग कर ली, फिर कंट्रोलिंग कर ली, फिर प्लानिंग कर रहे हो, बावले हो गए हो क्या? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ही यही है कि जो भी चीजें, जो भी एप्लीकेशंस, जो भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं आपका मैनेजमेंट को लेकर, कहीं पर भी वो हर जगह सेम ही रहता है। हाँ, थ्योरेटिकल चेंज हो सकते हैं कि भाई प्लानिंग किसी ने बहुत बड़े लेवल पे करी, किसी ने छोटे लेवल पे करी, प्रिंसिपल्स किसी ने 5 अप्लाई करे तो किसी ने 7 करे, वो एक वेरिएशन हो सकती है, बट होता अवेलेबिलिटी हर जगह है। कहने वो नमक है जी, ठीक, क्या है? नमक है, नमक मसाले हैं मैनेजमेंट के। खाना अलग अलग हो, हिंदुस्तान में चले जो हर 100 किलोमीटर पे खाना बदल रहा है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, लेकिन खाना बदल रहा है, कंपनियां बदल रही हैं, लेकिन उसमें जो नमक है, जो मसाले हैं, वो मैनेजमेंट है, वो कहीं पे थोड़ी ज्यादा, कहीं पे थोड़ी कम है, लेकिन होगी जरूर। ओके, सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, कहीं पर भी चले जाइए ये अप्लाई होंगे ही होंगे। क्लियर? अगला पॉइंट, एक्सपेरिमेंट्स। ये ओवर द नाइट, मैं रात को सो रहा था, मैं कौन, मैं हूँ कोई पुराना मतलब थिंकर, पुराना मैनेजर, मैंने सोचा, मैं सो रहा मतलब अपना आराम से रात को, सुबह उठा, एकदम से दिमाग में आया कि प्लानिंग, सॉरी, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग होना चाहिए, और मैंने लिख दिया और लोग मेरी बात मानने लग गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, पागल हो गए हो क्या? ऐसे नहीं, ये ओवर द पीरियड 100 150 सालों तक, ठीक है, हमने इन चीजों को, इन मेथड्स को अप्लाई करके देखा है। ठीक है, एक वो चीज बताई थी ना लास्ट क्लास में कि आज से 30-40 साल पहले चले जाओ, हालांकि उससे पुराने पे चले जाओ, कि भाई एक टारगेट क्या होता था एक बेचने वाले का, एक सेलर का, सेलिंग, बिके, काम खत्म, सामान बिका, दुकान खाली, बहुत बढ़िया। लेकिन अब टारगेट क्या है? मार्केटिंग, कि भाई हमें अपने कस्टमर वैल्यू बनानी है। तो क्या ओवर द नाइट डिसाइड हो गया कि 1980 में आपका सेल था, 1981 में मार्केटिंग कर दो? ऐसा थोड़ी ना, ऑब्वियसली नॉट। हुआ क्या कि इस चीज को अप्लाई करके देखा गया कि एक्स्ट्रा सर्विस मैं अपने कंज्यूमर को दे रहा हूं, तो क्या मुझसे वो इंप्रेस हो रहे हैं, मेरी कंपनी का नाम याद रख रहे हैं, क्या 4 लोगों को जोड़कर लेकर आ रहे हैं। ये बिहेवियर कई सालों तक, 20, 25, 30 सालों तक ऑब्जर्व हुआ, इसको अप्लाई करके देखा, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब जाके ये नियम बना कि हाँ ये तरीका सही है। हमने मैनेजमेंट को इस प्रोसेस में करके देखा, कई 100 कंपनियों पे इस चीज को अप्लाई करके देखा, हमने देखा रिजल्ट अच्छे निकल के आ रहे हैं, हाँ ये प्रोसेस होना चाहिए। तो यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्योंकि कोई भी चीज ओवर द नाइट डिसाइड नहीं हुई। क्लियर? पर न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे से, एप्पल गिरा, ठीक है, एप्पल गिर गया, ठीक है भाई गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके दिमाग में आया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी स्पीड उन्होंने निकाल दी कि भाई वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, याद है मेरे को, है ना? तो उन्होंने एक बार निकाल दी तो हाँ हो गई क्या? नहीं, ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करे, तब जाके तय हुआ कि हाँ यही मेरा एक फाइनल वैल्यू है जो भी होती होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। राइट? सेम चीज मैनेजमेंट में, ओवर द नाइट डिसाइड नहीं हुआ है, ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बहुत लंबे समय तक इनको ऑब्जर्व करा गया, इनको समझा गया, रिपीट करा गया लगातार, और जब लगा रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लगभग जैसे आ रहे हैं, तो ये चीज अप्लाई होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज व्हाट? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस,
ऑब्वियसली सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये बुक्स जो हैं आपकी, ये क्या हैं? इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये चैप्टर्स आप पढ़ोगे, नॉट ओनली बिजनेस स्टडीज, जो हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बुक है, उसके कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, अकाउंट्स के पूरे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स और उनकी थ्योरीज हैं। सो व्हाट आर दे आर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम जानते हैं कि ये चीज अप्लाई होती हैं, ये चीज एग्जिस्ट करती हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे कैसे? इस प्रणाली पे, इस नॉलेज के बिहाफ पे। और इसका क्या इंपैक्ट होता है? इसका इंपैक्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका नतीजा क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर कॉज, अगर आपने कुछ किया तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, कॉज, तो गाल में तमाचा, खटैक, इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ठंडे पानी से पसीने में नहा लिए, कॉज, तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट बुखार का देखना पड़ेगा। सेम चीज मैनेजमेंट की। एक दुकान ऐसी पड़ी है, सामान जो है बिखरा पड़ा है, पता नहीं कितना सामान बचा हुआ है कितना नहीं, लेकिन जैसे ही वो उसे मैनेज करता है, प्रॉपर उसकी स्टॉल लगाता है, हिसाब लगता है कौन सा सामान बचा है कौन सा नहीं बचा है, उसके बिजनेस की सेल्स में, उसके कंडीशंस में सुधार होने लग जाता है। क्लियर? एक सीधी सी बात है, एक रेस्टोरेंट वाला खाना टेस्टी नहीं बना रहा, मसाले इधर उधर कर दे रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन एक हेड कुक आया, उसने बताया कि ऐसे ठीक करो, इसमें ये चेंज लाओ, बेचो, एकदम से सेल बढ़ने लग जाती है। एकदम से कहने का मतलब परिवर्तन धीरे धीरे आने लग जाता है। व्हाट इज दैट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और ये हम मैनेजमेंट में, जैसा कि इतने एग्जांपल हमने लिए, हम देखते हैं। राइट? क्लियर? सो दैट इज द थ्योरी अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस। और इसके कुछ पॉइंट्स, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द एप्लीकेशंस ऑफ अबव क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करती हैं? पहला पॉइंट, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद ओन थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस। दो चीजें याद रखेंगे, थ्योरी एंड एप्लीकेशन, that have developed over a period of time. This feature is science, this feature of science is present in the management. कि भाई जो आपकी जो बुक है ना, जो तैयार है, कोई भी बुक उठा लो, तो वो क्या है? वो एक थ्योरी है, इसमें प्रिंसिपल्स हैं, कंटेंट लिखा हुआ है। और ये कंटेंट ओवर द नाइट, कल रात को तो कोई उठा सोच के मैं किताब लिखूंगा और लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके वो जो चीजें लिखी गई हैं, जो चीजें तैयार हुई हैं, ये एक लंबे समय के बाद डिसाइड करके तैयार हुई है। The principle of management derived over a period of time through various observations and repetitive experiments. जो methods हैं हमारे, आपके प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो प्रोसेस है हमारा, कंपनीज पर लंबे समय तक अप्लाई करा गया है, उनके रिजल्ट्स देखे गए हैं, नोट करे गए हैं, तब ये नतीजा निकला है कि हाँ, यही प्रिंसिपल्स होने चाहिए, यही प्रोसेस होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस प्रोवाइड मैनेजर्स विद अ सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको होल्ड कर लो, सारी चीजें एक बारी में समझोगे क्या? होल्ड कर लो, कोई बात नहीं। अभी आगे चल के हमें एक चैप्टर पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक ये पढ़ेंगे चैप्टर। ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमारी कई सारी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर बात होगी। तो ये वही बात कह रहा है, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, जो भी हमने डिसाइड करे हैं, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे हैं, क्लियर, ये हर जगह अप्लाई होंगे। ओके, तो ये जो चीज बात कर रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, हमारा स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक, ये सब आप अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। वेल द थिंग इज, अगर मैं कंक्लूड करूं बहुत आसान भाषा में, तो साइंस जो है, जो साइंस हमने पढ़ा, साइंस में जितने भी हम लॉज पढ़ते थे ही हो गया, अब तो कहाँ पढ़ते हैं हम, तो कॉमर्स वाले, जो भी हम लॉज पढ़ते थे, जो भी हम फॉर्मूलाज पढ़ते थे, वो फॉर्मूलाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक उनका एक्सपेरिमेंट करके, उनकी स्टडी करके तब तैयार हुए। ठीक है, दैट इज साइंस। साइंस का ये वाला फीचर कि उनको एक्सपेरिमेंट करके देखो, ऑब्जर्व करके देखो, तब डिसाइड करो, ये वाला फीचर मैनेजमेंट में भी देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रिंसिपल ओवर द नाइट नहीं हुए हैं, लंबे समय तक इनको इस्तेमाल करके देखा गया, अप्लाई करके देखा गया, तब जाके इनको फिक्स करा गया कि हाँ, यही पद्धति, ये पैटर्न बढ़िया रहेगा। क्लियर जी? चलिए
मैनेजमेंट एज अ साइंस हमें क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और आर्ट में इसको मैं थोड़ा छोटा करूं, हाँ थोड़ा सा छोटा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हाँ कवर हो जाएगा चारों पॉइंट। आर्ट समझते हैं दोस्तों, ध्यान दो, जब भी आर्ट की बात आती है तो आर्ट में मतलब अगर हम देखें स्कूल में जो आर्ट का हमारा टाइम पीरियड, एक क्लास पीरियड लगा करता था, तो उसमें कई सारी चीज़ें हम सीखते थे। हम उसमें ड्राइंग्स भी सीखते थे, हम उसमें डांसिंग भी सीखते थे, उसमें हमारा क्या नाम है आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सीखते थे, सिंगिंग भी वगैरह, ये सब आर्ट के पार्ट होते थे। ओके, तो मैं टारगेट ले रहा हूँ आसानी समझाने के लिए ड्राइंग का, मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आर्ट का पीरियड था तो भाई हम अपनी स्केच बुक में अपना ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे, कलर्स पेंटिंग वगैरह करा करते थे, ये एक आर्ट हुआ। ओके, उसी प्रोसेस को समझो, और एक ड्राइंग को करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, उससे ये सारी हेडिंग आपकी बन जाएंगी। सबसे पहले जब आर्ट शुरू होती है तो हम उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। भाई कितने मेन कलर होते हैं जी? 7 तरह के मेन कलर होते हैं। फिर अगर हम येलो को रेड के साथ मिलाएं तो वो ऑरेंज बन जाता है। किसी कलर को डार्क करना हो तो ब्लैक मिला दो, किसी कलर को लाइट करना हो तो व्हाइट कलर मिला दो, है ना। सो दीज आर द बेसिक नॉलेज वी मस्ट हैव टू नो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या आ गई कि थ्योरी होती है। उसके बाद आप उस नॉलेज को, भाई कोई डायग्राम है, कुछ सीधी सी बात है, हमें एक सीनरी बनानी, वो पहाड़ बनाते थे पहले, नदी बना देते थे, है ना। तो टीचर ने बोला एप्पल बनाओ, सबसे पहले स्टार्टिंग में, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन से शुरुआत कर रहे हैं, एप्पल बनाओ। एप्पल से मैंगो पे आए, मैंगो से एक हट पे आए, हट से फिर वो सीनरी पर आए, राइट। सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई, उस तरीके को हमने अप्लाई करा, दैट इज व्हाट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट पर्सनलाइज एप्लीकेशन। एंड इसी के बाद अगर हम बात करें तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। क्या है? कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। जब हमने पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से मैंने सीधी सी बात है एप्पल बनाया तो वो ऐसा बना, ऐसा बन गया। अरे मेरे दोस्त ने ऐसा बना दिया, एक ने बढ़िया ऐसे बना दिया, एक ने सही बनाया, है ना, कुछ ऐसी बनाते चले गए, जो भी है। दैट इज व्हाट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपनी अपनी एप्लीकेशन है। ओके, लेकिन इसने पहली बारी में ठीक बना दिया, मैंने 2 बारी में बना दिया, इसने 3 बारी में बना दिया, इसने 4 में बना दिया। सुधार कैसे आया? कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, ठीक है। मेरी ड्राइंग जो है इंप्रूव हुई। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? क्रिएटिविटी। लास्ट इज व्हाट? क्रिएटिविटी। टीचर ने बोला एक बढ़िया सी सीनरी बनाओ, है ना, तो एक ने बना दिए पहाड़, नदी, एक झोपड़ी और एक घर। झोपड़ी बना दी और ये पेड़ बना दिया, खत्म, क्लियर। एक ने यहां पर सूरज भी बना दिया, एक ने इस पर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी बना दी, एक ने घर के साथ साथ यहां पर और मतलब और अच्छी हट्स वगैरह बना दी, एक ने यहां बत्तख भी बना दी। देख रहे हो, पेंटिंग एक ही है, पेंटिंग एक ही है, लेकिन उसमें जो एक तरह से कंटेंट है, उसमें जो आपकी फिगर्स हैं वो अलग अलग हैं। वो आपका कोई एक स्टूडेंट अलग डाल रहा है, कोई एक स्टूडेंट अलग डाल रहा है, क्लियर। तो ये या तो यही आर्ट्स में होता था, यही चीज होती थी सारी की सारी। ऐसे ही आपने इसमें सुधार देखा, ठीक है। इमेजिन करो, जस्ट ड्राइंग्स में हमने ऐसे ही करा, पहले कलर, फिर पहले कुछ बनाना सीखा अपने अपने हिसाब से, फिर हमने लगातार प्रैक्टिस करी, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी डाली, तब जाके हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी हो पाई। अब अच्छी हो पाई नहीं हो पाई वो आप जानते हो। एग्जैक्टली सेम चीज दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर भी होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी होती है। What you are doing right now, what you are doing right now, you are at first step. अभी आप फर्स्ट स्टेप पर हो। अभी आप जब ये 12th क्लास में पढ़ रहे हो, चैप्टर हमारे सारे का सारा कंटेंट पढ़ोगे, आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज जो एग्जिस्ट करती है, जो प्रेजेंट है, उसकी नॉलेज ले रहे हो। कि मैनेजमेंट वर्ड तो सुना है, लास्ट क्लास में समझ आया वास्तव में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, भी सब पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज थ्योरेटिकल नॉलेज, एग्जिस्ट करती है, होती है, क्लियर। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनली अप्लाई करना, राइट, पर्सनली अप्लाई करना। आपने, चलो 12th की बात करते हैं, राइट, 12th की बात करते हैं, बहुत कम आगे नहीं जा रहे।
आपके घर में छोटी सी बर्थडे पार्टी, अरे वही हो गया ना अपना जो एग्जांपल लिया हमने लास्ट क्लास में, बर्थडे वाला, गेस्ट वाला। तो मम्मी ने आपको बोल दिया सामान लेके आ, दैट्स इट, क्लियर, सारा सामान चाहिए। व्हाट इज योर मैनेजमेंट, व्हाट इज योर पर्सनल एप्लीकेशन? आपने डिसाइड करा मैं किस कन्वेंस से जाऊं, कॉस्ट को देखते हुए साइकिल आपने बेस्ट चुनी। लिस्ट मम्मी ने दी लंबी चौड़ी 15-20 की, कौन कौन सी शॉप पर, शॉप नंबर ए पर ये आइटम मिलेंगे, शॉप नंबर बी पर ये आइटम मिलेंगे, शॉप नंबर सी पर ये आइटम मिलेंगे। आपने पहले अलग अलग कर लिया ताकि मार्केट में जाके सोचना ना पड़े, फटाफट सारा सामान खरीद लो, कोई सामान छूट ना जाए। इसलिए आपने चेकलिस्ट बना ली कि ये सामान खरीदा टिक लगा दूंगा, ये सामान खरीदा टिक लगा दूंगा। दैट इज योर पर्सनल एप्लीकेशन, दैट इज योर पर्सनल एप्लीकेशन। यही सिचुएशन आपके दोस्त के घर में हो जाती। वो मान लो गाड़ी से निकल जाता, कैब से, वो वहां जाके मार्केट में हिसाब किताब लगा रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो टिक मार्क लगाना भूल रहा है, बार बार कंफ्यूज हो रहा है, चेक कर रहा है, देख रहा है झोले में, अरे ये तो रह गया, ये पता नहीं खरीद लिया, तो पता चला उसने एक आइटम 2 बार भी खरीद ली और एक खरीदी नहीं। ओके, सो उसने भी मैनेजमेंट करी पर उसकी अच्छी नहीं थी, आप लाजवाब, आपने बढ़िया तरीके से करी। दैट इज व्हाट पर्सनल एप्लीकेशन, क्लियर, दैट इज व्हाट पर्सनल एप्लीकेशन। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, आपकी बात कर लो, आपने आज गेस्ट के मामले में अपनी मैनेजमेंट करी, कल को आपको अपनी स्टडी को मैनेज करना पड़ सकता है, क्लियर, कल को उससे अगले दिन आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है। ऐसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी में कोई मैनेजर है, आज सेलेक्ट हुआ, अपनी मेथोडोलॉजी लगाई, तो ये नहीं कि मेथोडोलॉजी लगाई और काम खत्म ना, ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है भाई, इसमें और बहुत काम होने वाला है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट चलती रहेगी। एंड यस, द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, हर मैनेजर का काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है, हर मैनेजर का काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होगा। कोई पॉलिसी, हर कोई अपने क्रिएटिव तरीके से, अपनी स्किल के बिहाफ से, अपनी जो पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। दैट इज देयर ओन क्रिएटिविटी, क्लियर, डन जी। तो ये हमने देखा कि आर्ट में जो फीचर्स हमें नजर आते हैं, थ्योरेटिकल, कलर्स की नॉलेज, ओके, लगातार प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग अच्छी होगी, इमेजिनेशन लेकर आओ, कई सारी चीजें उसमें डालो, ये होता ना आर्ट में, ये मैनेजमेंट में भी होता है भाई, मैनेजमेंट में भी होता है। नॉलेज आप ले रहे हो पूरे कंटेंट की, आप इसको अपनी अलग अलग फील्ड्स में, अपनी कंपनीज में, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखोगे, अप्लाई करोगे, लगातार करते रहोगे, इसमें कुछ चेंज लेकर आओगे, मॉडिफिकेशंस लेकर आओगे, क्लियर। तो वही कंटेंट इनका क्या कहता है, आइए इसको भी रीड कर लिया जाए यहां पर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एज इन आर्ट इन मैनेजमेंट टू, लॉट्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, लॉट्स ऑफ लिटरेचर, लॉट्स ऑफ लिटरेचर, डरना मत, देखो ये भी तो छोटी सी किताब है सर हमारे पास, आगे और भी पढ़नी पड़ेंगी मोटी मोटी, मैं मार्केटिंग की, फाइनेंस की, वेल ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में जाते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर CAs एंड CMAs तो तब शायद इतना ना पढ़ना पड़े मैनेजमेंट के बारे में, तब इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है। हाँ, MBAs वगैरह में जाते हो और वहाँ पे अपना कंटेंट सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, क्लियर, इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंस है, आपका मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, वगैरह वगैरह। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अ मैनेजर अप्लाई हिज नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अपने अपने तरीकों से सॉल्यूशन निकालते हैं, यूनिक मैनर, राइट। जो चेकलिस्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया आपको कि आपने चेकलिस्ट बनाई, जो सामान ले लिया टिक मारते रहेंगे, दैट इज अ यूनिक मैनर, ठीक है। वो आपके दोस्त ने नहीं लगाया तो वो कंफ्यूज होता रहा, वही मार्केट में घूमता रहा, पता नहीं क्या ले लिया क्या नहीं ले लिया, क्लियर। बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसा कि हमने समझा कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता रहता है, नई नई चीजें ऑब्जर्व होती रहती हैं, और जब तक कंपनी चलती है मैनेजमेंट चलती रहती है। क्रिएटिविटी ऑब्वियसली आर्ट की तरह भी, अब ओन थ्योरीज, यस, कल को मान लो आप किसी कंपनी में मैनेजर बने, फिर वहां पे आपका क्या नाम है, CEO CFO लेवल पे चले गए, फिर डायरेक्टर बन गए, सो आपने 20-25 साल कंपनी में काम करा, आपको लगा कि हमने ये मेथड्स डिफरेंट तरीके से करा था, आप अपनी थ्योरी क्रिएट कर सकते हो, जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे उसमें प्रिंसिपल ऐड कर सकते हो, डेफिनेटली बिल्कुल अलाउड है। आप खुद कह सकते हो कि मैंने ये मेथडोलॉजी, मैंने ये तरीका अप्लाई करा और ये कारगर सिद्ध हुआ, तो ऑब्वियसली ये चीज भी एग्जिस्ट होती है आपकी मैनेजमेंट के अंदर।
क्लियर दोस्तों? तो ये कंटेंट हमारा रहा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों प्रोफेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करी, हमने बात करी मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आई होप कंटेंट आपको प्रॉपरली क्लियरली समझ आया। क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, पूछिएगा। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।